हेलो दोस्तों। स्टडी फॉर सीएसई पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत और मध्य एशिया के संबंधों के बारे में, इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशन के बारे में। अभी कुछ दिन पहले रिपब्लिक डे के एक दिन बाद पीएम मोदी ने पहला शिखर सम्मेलन होस्ट किया है। ये भारत और मध्य एशिया के मध्य पहला शिखर सम्मेलन था। इसके पहले जो शिखर सम्मेलन हुए भी थे वो ज़्यादातर विदेश मंत्रियों के मध्य हुए थे और कुछ अन्य मंत्रियों जैसे कॉमर्स मिनिस्टर के मध्य में हुए थे। ये पहला शिखर सम्मेलन था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया है। अब इसको कैसे देखेंगे, तो पहला जो होगा वो देखेंगे मध्य एशिया के बारे में कि सेंट्रल एशिया है कहाँ, उसकी राजधानी क्या है, ये सब देखेंगे। सेकंड जो पार्ट पार्ट होगा उस पार्ट में देखेंगे जो इस मीटिंग में हुई है, उस मीटिंग में क्या क्या बातें निकली हैं। थर्ड पार्ट जो होगा ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंडिया और सेंट्रल एशिया के सारे जितने भी हो सकते हैं एस्पेक्ट, सारे आयाम देखेंगे और इसका पूर्णतः अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले ये देखेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में। सेंट्रल एशिया कहाँ है? तो सेंट्रल एशिया ये एकदम, इसको सेंट्रल एशिया इसीलिए कहते हैं कि एशिया के बीच में है। ये है पूरा एशिया की फोटो, ये पूरा एशिया, और ये एकदम बीच में है सेंट्रल एशिया जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। ये है भारत, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये है सेंट्रल एशिया एकदम बीच में। अब देखेंगे एक एक देश करके और साथ साथ देखेंगे इसकी कुछ हिस्ट्री भी कि सेंट्रल एशिया पहले क्या था। अब ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। जब सोवियत यूनियन 1922 में वजूद में आया बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद, तब ये उसका पार्ट हो गया था। जब 1991 में सोवियत का फाल हुआ, तब एक 5 देश अलग अलग बन के उभरे। इसमें देख लीजिएगा, इसमें 5 देश जो हैं सेंट्रल से, पहला है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इसमें पांचों देश में सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। अब एक एक करके देखेंगे। इसमें जो कजाकिस्तान है, इस ये रसिया के सबसे पास है। रसिया से इसकी बॉर्डर लगती है, एक तरफ चाइना से बॉर्डर लगती है, एक कैस्पियन सी से बॉर्डर लगती है। इसकी राजधानी हुआ करती थी पहले अस्ताना, अब इसका नाम बदल दिया गया है, नूर सुल्तान कर दिया गया है। दूसरा जो स्टेट है वो किर्गिस्तान है, इसकी राजधानी है बिस्केक। जो तीसरा स्टेट है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद। ताशकंद इसलिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ताशकंद में ही प्रधानमंत्री, जो हमारे सेकंड प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए हम लोग इसको ज़्यादातर याद रहता है लोगों को। जो चौथा आ जाता है तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी अशगाबाद है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग को ज़्यादातर पता रहता है क्योंकि अशगाबाद हम लोग सम्मेलन में एक बार गए हैं और तापी जो परियोजना है वो अशगाबाद में ही साइन हुई थी। उसके बाद आता है तजाकिस्तान। ये हमारा इसलिए बहुत ज़्यादा दुशांबे राजधानी है इसकी। ये हम लोग फरखोर एयरबेस के लिए ज़्यादातर याद रखते हैं। ये 5 देशों के बाद हम अब देखेंगे कि इनकी जो पांचों देश हैं, इनकी कितना पॉपुलेशन है और कितना लैंड एरिया है। तो आपको बता ही दिया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा देश है और इसकी पॉपुलेशन भी सबसे अधिक है। अब आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, अगर पॉपुलेशन देखनी हो या लैंड एरिया कितना है, इसमें लगा दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक एक करके। अब ये देखेंगे जो मीटिंग अभी इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य हुई थी, ये किस बारे में थी। तो इसमें जो पांचों देश थे सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पांचों ने भाग लिया। ये ज़्यादा थी जो रीजनल स्टेबिलिटी और साथ साथ इंटरनेशनल कुछ मुद्दे थे और उसमें सिक्योरिटी मेन था। इन सब बीच में भारत और सेंट्रल एशिया के मध्य हुआ है पहला शिखर सम्मेलन। अब इसमें और सेंट्रल एशिया और इसमें भारत में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1991 के जब यूएसआर फाल हुआ, उसके बाद जब ये वजूद में आया, तब भारत और सेंट्रल एशिया के डिप्लोमेटिक जो संबंध स्थापित है उसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं। ये पीएमओ इंडिया का ट्वीट है और इसलिए पहला शिखर सम्मेलन है इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य। इसमें जो डिस्कस किया गया वो कोऑपरेशन, सहयोग, साथ साथ रीजनल स्टेबिलिटी और स्थिरता, रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की पूर्णतया ये इस बारे में फोकस किया गया था। नेक्स्ट, अब इसमें जो 3 गोल निर्धारित किए गए हैं, जो इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य है, इसमें 3 गोल निर्धारित किए गए। तो इसमें जो पहला गोल है वो है कि
जो रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य सारे जगहों पर, खास करके अफगानिस्तान पे फोकस करके इसमें बात की गई कि जो रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और हम लोग एक दूसरे के सहयोग करें इस मामले में। इसलिए एक ऐसा मैकेनिज्म स्थापित करें इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य कि जो लगातार इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो बात कर सकें और हम एक राय पे आ सकें किसी भी मामले पे। तीसरा ये था कि जब 30 साल हो गए तो हमारा और सेंट्रल एशिया का रिलेशन उस तरह डेवलप नहीं हुआ जिस तरह चाइना का हुआ। तो इसके लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाया जाए अगले 20 साल का या 50 सालों का, कि जिससे हम लोग एक उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। अब ये देखेंगे इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशन के बारे में एक एक करके सारा देखेंगे। इसमें जो सबसे पहले बड़ा मोड़ आता है 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो एक एक करके पांचों देश सेंट्रल एशियन देश जाते हैं। पहले ऐसे थे जो एक साथ ही पांचों एशियाई मध्य एशियाई देश गए होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बड़ी बात कब आती है इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य, जब अभी हाल ही में अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान एक ओआईसी मीटिंग बुलाता है जिसमें सेंट्रल एशियाई देश पाकिस्तान की ओआईसी मीटिंग को स्किप कर भारत आते हैं, क्योंकि भारत में भी उस समय अफगानिस्तान के ऊपर एक डायलॉग चल रहा था और ये खास करके इंडिया और सेंट्रल एशिया का ही डायलॉग था। इस ये जो पांचों सेंट्रल एशिया देश हैं इसमें लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है और वो ओआईसी का भी पार्ट है। उसके बावजूद भी इन्होंने इसको स्किप किया और भारत में आया। ये ओआईसी मीटिंग जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें देश सारे देश जो ओआईसी के देश है सम्मिलित हुए थे, इनके भी सम्मिलित हुए थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो थे या किसी बड़े लेवल पे सम्मिलित नहीं हुए, इनके एम्बेसडर ने पार्ट लिया था। और आप देखिए इमरान खान हैं और उसके बाद मोहम्मद कुरैशी, शाह मोहम्मद कुरैशी हैं और ये हैं वो यहाँ के सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री। और ये फोटो है जो वो लोग आए रहते हैं नई दिल्ली में इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग के लिए। ये तीसरा डायलॉग होता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य। इसके पहले जो दो डायलॉग हुए रहते हैं वो केवल विदेश मंत्रियों तक हुए थे, ये तीसरा विदेश मंत्री का डायलॉग था इंडिया और सेंट्रल एशिया। ये वो फोटो और वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। पांचों जो विदेश मंत्री आते हैं मध्य एशियाई देश के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। ये उसकी फोटो, ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं, लगभग 2-3 महीने पहले ही बात है। अब हम देखेंगे जो मेंस में पूछा जा सकता है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य रिलेशन के बारे में और क्या अपॉर्चुनिटी है उस बारे में देखेंगे। तो इसके 5 सेक्टर हैं जो हमने डिवाइड किए हैं। सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे हिस्ट्री, उसके बाद देखेंगे इसका ट्रेड कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य कितना ट्रेड है और चाइना के साथ कितना ट्रेड है और यूरोपियन यूनियन के साथ कितना ट्रेड है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर, जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, एनर्जी। सबसे महत्वपूर्ण हम लोग सेंट्रल एशिया में जो देखते हैं वो एनर्जी ही है। फिर हम देखेंगे क्योंकि सेंट्रल एशिया एक भारत और रसिया सारे देशों के बीच में है तो एक हम लोग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के बारे में भी देखते हैं। पांचवा जो होगा सिक्योरिटी, खास करके तालिबान को लेकर इस बारे में। अब सबसे पहले जो देखेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में, इंडिया और सेंट्रल एशिया का हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग कभी कुषाण एम्पायर के नीचे एक ही एम्पायर के नीचे रहा करते थे। ये है कुषाण एम्पायर का पूरा, ये यहाँ पे हुआ करता था तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाला एरिया। ये भारत का एरिया है पंजाब और राजस्थान गुजरात वाला एरिया, आज का पाकिस्तान एरिया है। ये पाकिस्तान, उस समय यहाँ हिंदू ही रहा करते थे और ये भारत का ही पार्ट हुआ करता था। तो पुराने जमाने में भारत और सेंट्रल एशिया में खास करके तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में कुषाण एम्पायर बहुत ही फला फूला और यहाँ पे हम दोनों का एक शेयर्ड हिस्ट्री हुआ करती थी। सेकंड हम लोग देखेंगे सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म। आज भले बुद्धिज्म वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इस्लाम का प्रभाव है, लेकिन एक ज़माने में वहाँ पे अमरावती कल्चर, वहाँ पे जो अमरावती का स्टेचू समथिंग ऐसे हुआ करता था और बाद में फिर बुद्धिज्म वहाँ और फैला। वहाँ पे गंधारा शैली विकसित हुई जो बुद्धिज्म की शैली थी और वो आर्ट एंड कल्चर की शैली थी गंधारा शैली। वहाँ पे सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म फैलता है। खास करके ये एरिया जो दिख रहा है गांधारा, गांधारा ये है।
गांधारा। और यहाँ से गांधारा से बैक्टीरियन किंगडम, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम हुआ करता था। और ये आज यहाँ पे दिखा रहा बहुत छोटा बड़ा, ये लगभग इतने पे फैला होता, तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाले एरिया पे खास करके। और यहाँ पे उस समय बुद्ध का ही ज़्यादातर लोग बौद्ध मत को फॉलो करते थे। बाद में जब वहाँ पे इस्लाम का उदय होता है तो धीरे धीरे करके यहाँ पे भी इस्लाम आ जाता है। तो हम लोग एक रिलीजन के तहत भी एक कल्चर शेयर करते हैं। जो तीसरा होता है इस्लाम, इंडिया और सेंट्रल एशिया में जिस तरह सऊदी में है वहाबिज्म फॉलो करते हैं, उस तरह भारत और यहाँ पर सेंट्रल एशिया में नहीं है। हमारे यहाँ एक सूफीज्म फॉलो होता है, खास करके कश्मीर वाले इलाके में। जो हमारा कश्मीर वाला इलाका है आजकल थोड़ा वहाँ पे भी थोड़ा वहाबिज्म आ चुका है, लेकिन हम लोग एक इंडिया का इस्लाम दूसरे इस्लाम से, खास करके जो ये वेस्टर्न एशिया का इस्लाम है उससे अलग है। और सेम ही सेंट्रल एशिया में आप कभी नहीं सुने होंगे कि इस्लाम के लिए कभी कुछ सेंट्रल एशिया में हुआ हो। तो इंडिया और सेंट्रल एशिया में सूफीज्म है। ये नसीर रजा खान की एक बुक है, आप लोग अगर देखना चाहें तो ये पीडीएफ इसका पढ़ा है, वैसे भी मिल जाएगा। सूफीज्म इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका पहला पेज ये पूर्णतः बता देगा कि इंडिया और सेंट्रल एशिया में सूफीज्म में कैसे फैला, क्या फैला। नेक्स्ट जो हमारा है वो बाबर। बाबर जो आया रहता है वो फरगना वैली से आया रहता है। ये आज के एकदम पांचों जो सेंट्रल एशियाई देश हैं उसके बीच में है फरगना वैली। और बाबर आता है हमारे यहाँ, मुगल सल्तनत स्थापित करता है, और हमारा एक इसमें शेयर्ड हिस्ट्री भी है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ हिस्ट्री एंड कल्चर के बाद जो चार इंपॉर्टेंट टर्म थे, पहला था ट्रेड, सेकंड था एनर्जी, उसके था मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, फिर आता था सिक्योरिटी। अब एक एक करके इन चारों को देखेंगे। सबसे पहले ट्रेड देखेंगे। इंडिया और सेंट्रल एशिया का ट्रेड बहुत कम है, टोटल 2 बिलियन डॉलर है। जबकि चाइना का इससे 30 गुना 60 बिलियन डॉलर है सेंट्रल एशिया और चाइना के मध्य। हमारा केवल टोटल 2 बिलियन डॉलर है। एक एक करके अगर आप देखना चाहें एक्सपोर्ट इंपोर्ट और टोटल, तो आप एक कजाकिस्तान किर्गिस्तान एक एक करके पहुंच करके देख लीजिएगा कि कितना है। बहुत ही कम हम लोग का 1 बिलियन डॉलर तो आसपास है इसका कजाकिस्तान के साथ। उसके बाद धीरे धीरे कम होके हमारा टोटल 2 बिलियन डॉलर है इंडिया और सेंट्रल एशिया का ट्रेड, जबकि चाइना का 60 बिलियन, भारत का 30 गुना ज़्यादा है। अब ये देखेंगे कि जो ट्रेडिंग पार्टनर है खास करके सेंट्रल एशिया में ट्रेडिंग पार्टनर किसका क्या है। तो जो चाइना है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है सेंट्रल एशिया में। इसमें आप देखिए किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन तीनों का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। और कजाकिस्तान का फर्स्ट रसिया है, सेकंड चाइना है, और तजाकिस्तान का है थर्ड नंबर पे चाइना। आप सोचिए चाइना इतना डोमिनेट कर रहा है कि 3 देशों का फर्स्ट है, एक का कजाकिस्तान का सेकंड है रसिया के बाद, और तजाकिस्तान का थर्ड है। हम लोग टॉप 10 में भी किसी देश के नहीं आ रहे, कजाकिस्तान के टॉप 10 में केवल आते हैं। बाकी बहुत ही हम लोग ट्रेड में पीछे हैं। अब देखिए कि चाइना कैसे अपने आप को यहाँ पे अपना ग्राउंड कैसे बनाया। एक अभी कुछ 2007 और 2018 का डाटा है। 2007 में चाइना जो है वो लगभग 20 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था, 20 बिलियन डॉलर के। जबकि ईयू का लगभग हुआ करता था 35 बिलियन डॉलर, और लगभग 25 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था रसिया का। रसिया आज 25 से 30 पहुंचा है। ईयू जो है वो 35 से 37 पहुंचा है या 40 पहुंचा है। जबकि चाइना चाइना 20 से अपना केवल अगले 10 सालों में 20 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था। इस समय लगभग ये 2018 का डाटा, इस समय लगभग 50 बिलियन डॉलर के आसपास चाइना ग्रो कर चुका है, लगभग 2 गुना। और ईयू देखिए इतना ग्रो कर पाया, इतना बस, बहुत ही थोड़ा। रसिया तो बहुत कम ग्रो कर पाया, जबकि चाइना का देखिए इतना केवल अगले 10 सालों में ग्रोथ। तो इसका अर्थ है कि वहां पे बहुत ही संभावना है और भारत भी ग्रो कर सकता है। और आप लोग अगर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल एशिया में, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो एक है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। यहाँ पर पी स्टोपडन साहब का एक बहुत 5-6
पेज का एक आर्टिकल है, आप लोग पढ़ लेंगे तो पूर्णतः मेंस के लिए आपको मतलब जितना डाटा चाहिए सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। और ये बहुत बड़ा था, नहीं तो मैं इसको साथ ले लेता, लेकिन ये इतना बड़ा था। आप लोग कहेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो मैं बाद में इस पे एक वीडियो ले आऊँगा। अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो है एनर्जी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है, क्योंकि इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो एनर्जी की बात हो रही है। ये जो फोटो है, जब हमारी तापी तापी परियोजना साइन हुई थी इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य, तब की फोटो है। इसमें देखिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान, ये हमारे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे हामिद अंसारी साहब, ये गनी साहब, और ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति साहब। ये इन चारों हम देशों ने तापी परियोजना लॉन्च की थी 2015 में। 2015 में, लेकिन अभी वो नहीं बढ़ी है। ये एक गैस पाइपलाइन परियोजना थी। इसमें बहुत अब हो सकता बढ़े भी ना, क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया है। ये तुर्कमेनिस्तान से निकलती थी, अफगानिस्तान के हेरात और कंधार से गुजरती हुई भारत के यहाँ पे आती थी, पंजाब में ख़त्म होती थी फजिल्का में। ये वहाँ से निकल रही है तुर्कमेनिस्तान के गैस फील्ड से, और हेरात फिर आती है कंधार, फिर पाकिस्तान के कोयटा, मुल्तान, और फिर फजील्का पंजाब में समाप्त होती थी। फिर वहां से हम लोग इसको आगे ले जा सकते थे, लेकिन अब ये तालिबान की आने की वजह से हो सकता है आगे ना बढ़े। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा हमारा है सेंट्रल एशिया के साथ, वो है यूरेनियम डील। अब हम लोग सेंट्रल एशिया से बहुत ज़्यादा यूरेनियम की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक डील साइन की जब 2015 में नरेंद्र मोदी जी गए थे सेंट्रल एशिया में। कजाकिस्तान के साथ हम लोग ने एक न्यूक्लियर डील साइन की थी, जिसके साथ हम लोग अगले 5 सालों तक 5,000 मीट्रिक टन यूरेनियम चाहते थे, जो लगभग मिला भी है। अब हम लोगों ने फिर एक नई डील साइन की है, और वो नई डील साइन की है इस बार कजाकिस्तान के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान के साथ, और थोड़ा बहुत तजाकिस्तान के साथ भी हम यूरेनियम चाहते हैं, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है। अब एनर्जी का ये सारा हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन आता है। इसमें जो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पे फोकस है, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस है कनेक्टिविटी। सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी पे फोकस है। अब इसमें देखिए जो हमारी कोऑपरेशन है, इसमें हमारी एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसमें हम अब लोग जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। उसी तरह हम लोग अब एक नई पॉलिसी लेके आए एक्सटेंडेड नेबरहुड। ये जैसे भारत और के बगल पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, ये हमारे नेबरहुड हो गए। उसके बाद जो सेंट्रल एशिया टोटल आ रहा है, ये सेंट्रल एशिया, ये एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो हम लोग इनको भी प्राथमिकता देंगे। इसलिए हम लोगों ने अपनी एक पॉलिसी लाई है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। ये हमारा हो गया मल्टीलेटरल जो कॉपरेशन है, पहला हो गया एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। सेकंड जो है वो है एससीओ। सारे जो सेंट्रल एशियाई देश हैं वो एससीओ का पार्ट है, और भारत भी एससीओ का पार्ट है। हम लोग यहाँ पे अपनी कोऑपरेशन करते हैं एससीओ में, और इसमें जो पांचों एशियाई देश रसिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया सम्मिलित हैं। इसको खास करके नाटो के लोग, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो लोग बोलते हैं अलायंस ऑफ ईस्ट, मतलब ये नाटो की तरह ही बन रहा है। अब सेंट्रल एशिया जो है वो एकदम मिड में है। ये है यूरोप टोटल, ये मिडल ईस्ट जिसे वेस्टर्न एशिया, और ये भारत, ये चाइना और ये रसिया, एकदम बीच में। आपको अगर कहीं भी जाना है, यूरोप जाना है चाइना से, जो सिल्क रूट हुआ करता था वो सेंट्रल एशिया से गुजरता था। भारत को अगर सेंट्रल रसिया जाना है या मॉस्को जाना है तो सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट को अगर रसिया जाना है, चाइना जाना है, कहीं भी जाना है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी को लेकर हो जाती है। अब देखेंगे एक एक कर कनेक्टिविटी क्या क्या के लिए क्या क्या भारत ने किया है और क्या नहीं कर पाया है, और साथ साथ चाइना ने क्या किया है कनेक्टिविटी में। तो भारत कनेक्टिविटी के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा ये कनेक्टिविटी के लिए, अगर आप सेंट्रल एशिया जाएंगे तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गुजरना पड़ेगा। अब पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं, इसके लिए भारत ने एक प्रयास किया था कि चाबहार के थ्रू ऐसे जाएं हम लोग, और यहाँ पर चाबहार पोर्ट है, इस चाबहार पोर्ट के थ्रू हम लोग यहाँ से अफगानिस्तान जाए और यहाँ से जाए सेंट्रल एशिया। प्रयास किया था, लेकिन अब उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार आ गई। दूसरा है, एक हम लोग प्रयास किए हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर।
ये है, यहाँ चाबहार से निकलते हैं और यहाँ से तेहरान, तेहरान से यहाँ से बाकू जाएंगे और बाकू से जाएंगे मास्को, और यहीं से एक दूसरा जाएगा, ये जाएगा मजारे शरीफ होके सेंट्रल एशियाई देशों में नूर सुल्तान तक। इन हम लोग दो प्रयास कर रहे हैं, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और एक चाबहार के तहत जो एक गाइडलाइन रोड है इससे जोड़ेंगे, लेकिन हम लोग का उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना चाइना हो पाया है। इसका एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है कि तालिबान का आना। ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की फोटो कि ये मुंबई से बंदर अब्बास, बंदर अब्बास से बाकू अजरबैजान की राजधानी, फिर यहाँ से मॉस्को, और मॉस्को से इसके बाद अभी मॉस्को तक योजना है, मॉस्को से इसको सेंट पीटर्सबर्ग जो उसका पोर्ट सिटी है वहां पर ले जाने की योजना है, लेकिन अभी तक केवल बंदर अब्बास से मॉस्को के लिए बन रहा है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये जो फोटो है कि हम लोग किस तरह इसकी सारे रूट की एक एक करके रूट की फोटो किस तरह डेवलप करेंगे। अब इसमें देखेंगे चाइना कैसे कर रहा है। तो चाइना को आप लोग पता है BRI और वन बेल्ट वन रोड जिसे बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत चाइना ने लगभग पूरे सेंट्रल एशिया में अपना रोड नेटवर्क ये बीजिंग से स्टार्ट करता है, और बीजिंग से स्टार्ट करके पूरे सेंट्रल एशिया में फैल गया है। और यहाँ से कासगढ़ से आप लोगों को एक पता ही है, कासगढ़ से ये ग्वादर तक फैला दिया है। अब ईरान में भी $400 बिलियन का निवेश किया ही है, और ये पूरे सेंट्रल एशिया में फैल गया है, जो भारत नहीं कर पाया है अभी तक, जिस तरह चाइना ने अपना रोड नेटवर्क डेवलप किया है। भारत ने इसके BRI के बदले एक पॉलिसी लेके आया था, डायमंड ऑफ नेकलेस। इसको बोलते थे, जो BRI है इसको लोग ज्यादातर न्यूज़पेपर वाले बोलते थे स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मोतियों की माला। तो ऐसे ही भारत ने एक पॉलिसी निकाली थी, जो मतलब डिजास्टर साबित नहीं कर सकते हैं, उतना हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं जिस तरह चाइना ने। BRI में लगभग केवल पाकिस्तान के सीपैक में देखो तो लगभग $62 बिलियन का निवेश है। हम लोग टोटल में भी अभी तक लगभग $10 बिलियन भी निवेश नहीं कर पाए हैं। ये टोटल लगभग $400 बिलियन का प्रोजेक्ट है। आप सोचिए कहाँ हम लोग का बराबरी भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लाया था कि डायमंड ऑफ नेकलेस, ये यहाँ से चाबहार, ये दक्कम पोर्ट है ओमान का, और यहाँ से मंगोलिया तक रोड डेवलप करेंगे सेंट्रल एशिया के थ्रू। यहाँ से जापान, हम लोगों ने जापान में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है, और फिर यहाँ से आके ये यहाँ पे एक अपना जो अंडमान का है वहाँ पे एक पोर्ट डेवलप करेंगे, फिर एक सेशल्स या मॉरिशस यहाँ पे डेवलप करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं अभी तक हासिल कर पाए हैं इस बारे में। नेक्स्ट जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पश्तून है, पश्तून के बाद जो सबसे ज़्यादा है ताजिक और उज्बेक हैं, सिया हजारा भी हैं। अब इस सिक्योरिटी को लेके तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान परेशान रहते हैं, और भारत ने इतना इन्वेस्ट कर दिया लगभग $3 बिलियन, इसलिए भारत भी परेशान रहता है कि यहाँ स्टेबिलिटी आए। इसी कारण जो भी इंडिया ने सेंट्रल एशिया के साथ एक डायलॉग किया किया था, जिसमें सारे हमारे वहाँ के आए थे फॉरेन मिनिस्टर, इसीलिए आए थे कि स्टेबिलिटी आए। और फिर सिक्योरिटी का जो दूसरा रीजन है वो फरखोर एयरवेज। ये भारत का इंडिया के बाहर एक ही एयरवेज है जो है तजाकिस्तान में, फरखोर एयरवेज। इसका एक बहुत बड़ा कारण इसलिए था कि अगर सेंट्रल एशिया में या अफगानिस्तान में तालिबान कभी अपने पैर पसारे, या खास करके POK वाले एरिया में अगर कोई ऐसी बात करता है कि जो भारत के सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, तब हमारी एयरफोर्स कुछ कर सके। खास करके तालिबान को लेकर ये बनाया गया था फरखोर एयरबेस। जो थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तालिबान में माइनॉरिटी को उस तरह ट्रीट नहीं करना जिस तरह मतलब एक अच्छे दुनिया के देश करते हैं। ये है तालिबान की एक जो अटैक करके उस समय की फोटो है जब ये तालिबान अटैक करके प्रेसिडेंस हाउस में पहुंचता है। ये जो है पश्तून डोमिनेटेड एक ग्रुप है, इसमें ताजिक और हजारा सिया या उज्बेक को उतनी ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता है। इसलिए भी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को कंसर्न है, इस बारे में बाहर से बात किया है। अब हम लोगों ने लगभग सारा देख लिया, पहले हिस्ट्री एंड कल्चर देख लिया, ट्रेड देख लिया, एनर्जी देख लिया, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन देख लिया, नेशनल सिक्योरिटी दिया, सारे जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं देख लिया है इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशन के बारे में। आप हमारे
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर कुछ न्यूज़ अच्छी लग रही है, मैं थोड़ा मेंस टाइप पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है। और आप लोग कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।